बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, आज का ये वाकया परवेज़ भाई ने भेजा है, जिनका ताल्लुक कराची से है। चलें इनकी ज़बानी सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी जब स्टार्ट हो गई तो आप उसमें ऐसा खोएंगे कि आपका सब्सक्राइब की तरफ ज़हन ही नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। चलें फिर परवेज़ भाई की ज़बानी कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, मेरा नाम परवेज़ है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। मैंने आपकी स्टोरी किराए का मकान सुनी तो मुझे मेरे रिहायशी इलाके फेडरल बी एरिया के एक पुराने घर की याद ताज़ा हो गई, जहाँ उस एरिया के काफ़ी लोगों के साथ बहुत ही खौफनाक वाक़यात रोनुमा हुए थे, जिनमें से एक वाक़या मेरे कज़न के दोस्त के साथ और दूसरा वाक़या खुद मेरे साथ भी पेश आया था। पहले मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ। ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं स्कूल जाया करता था। वो खौफनाक घर मेरे स्कूल और घर के रास्ते में पड़ता था। जब भी मैं उस घर के पास से गुजरता और मेरी उस घर पर नज़र पड़ती तो एक अजीब सी वहशत मुझ पर तारी हो जाती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है या अभी कोई वहां से निकलकर मुझको पकड़ लेगा। और मैं जितना चाहता था कि उस घर की तरफ ना देखूं, कोई अनदेखी ताकत मुझे उतना ही वहां देखने पर मजबूर करती थी। इस घर के मालिक का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उस मालिक के दो बेटे थे। दोनों बेटे उस घर को हथियाना चाहते थे और उसके लिए आपस में लड़ रहे थे। यहाँ तक के मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ था। इनका केस बहुत सालों से चल रहा था और वो घर तब से ही बंद था। वैसे तो वो घर बहुत पुराना था ही, पर देखभाल ना होने की वजह से वो और बोसीदा हो गया था, जिसका रंग कब का उड़ चुका था और बरसात के पानी ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। जगह जगह से सीमेंट उखड़ा हुआ था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और उन पर लगे मकड़ियों के जाले एक अजीब ही वहशत का मंजर पेश करते थे। यहाँ तक कि उस इमारत का मेन गेट तक टूटा हुआ था, पर किसी की उसके अंदर जाने की हिम्मत ना होती थी, क्योंकि पूरे इलाके में ये घर मशहूर था और सबको पता था कि इस घर में आसेब है। और उस घर के आसपास के रिहायशियों को अक्सर रात में उस घर से बच्चों का शोर और औरतों की चीखों पुकार की आवाजें आती थीं। और कई बार रात के टाइम उस घर के बाहर गुजरते लोगों पर पत्थर भी मारे गए। अब उस घर में कौन था? वो क्या मखलूक थी? किसी की भी अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ लोगों ने उन टूटी हुई खिड़कियों से बच्चों को भी देखने का दावा किया है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इसके मेन दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत को खड़े देखा है, जो वहां से गुजरते लोगों को देखकर मुस्कुराती है। ये वो कुछ बातें थीं जो उस एरिया में मशहूर थीं, जिसकी वजह से उस घर की वहशत और पुरअसरारियत में और इजाफा हो गया था। मेरी खाला का घर भी मेरे स्कूल के करीब था और जब भी खाला के घर आना जाना होता था तब भी हमको ये बिल्डिंग रास्ते में पड़ती थी। खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम जुहैब था, जो मेरा हम उम्र था और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी थे। उस दिन जुहैब की सालगिरह थी। मैं और मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए, आमीन, हम दोनों खाला के घर जाने के लिए घर से निकल पड़े। शाम मगरिब के आसपास का टाइम था जब हम दोनों माँ बेटे घर से निकले। चूंकि खाला का घर करीब ही था तो हम पैदल ही आते जाते थे। उस दिन भी हम पैदल ही जा रहे थे। मैं अम्मी के साथ साथ चल रहा था और रास्ते में वो घर आ गया। अभी मगरिब होने वाली थी और अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ था, फिर भी वो घर बहुत खौफनाक लग रहा था। वो घर गली के बाकी सब घरों से 10-12 फीट पीछे था और गली और उस घर के बीच में छोटा सा ओपन गार्डन टाइप कुछ बना हुआ था, जैसे पुराने जमाने में घरों के बाहर एक ओपन लॉन बना होता था। बहरहाल मेरी नजरें ना चाहते हुए भी उस घर को देख रही थी और न जाने किस अनदेखी मखलूक को तलाश कर रही थी। इतने में उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर की गैलरी से बहुत सारे परिंदों की उड़ने की आवाजें आईं। मैंने फौरन वहां देखा तो सेकंड फ्लोर की गैलरी से बहुत सारे कबूतर ऐसे उड़ उड़ के बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई वहां आ गया हो जिससे उनको खतरा हो। अब
अभी मैं वही देख रहा था कि मैंने उस घर की छत की दीवार पर एक छोटी बच्ची को खड़े देखा। वो मेरी तरफ ही देख रही थी और उसने एक हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ ही देखते हुए जैसे जैसे मैं उस घर को क्रॉस कर रहा था वैसे वैसे वो भी मेरे साथ साथ उस घर की दीवार पर चल रही थी। मैं सोच रहा था कि ये कौन है और इस टाइम इस खौफनाक घर की छत पर ये क्या कर रही है और ये इतनी पतली सी दीवार पर कैसे चल रही है। इसको नीचे गिरने का डर नहीं लग रहा? मैं हैरान होकर ये सब सोच रहा था और उसी वक्त मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया जब इसने अपने हाथ में फड़फड़ाते हुए कबूतर के सर को अपने मुंह के करीब किया और उसके सर और गर्दन को ऐसे खा लिया जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खाता है। ये मंजर देखते ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उसके बाद मेरी दोबारा ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने अम्मी से चीख कर कहा कि अम्मी वो ऊपर छत पर लड़की। इससे आगे मैं अम्मी को कुछ कहता, अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा चुप, और मेरा बाजू जोर से पकड़ के तेज तेज चलती हुई वहां से आगे चली गई। मैंने खाला के घर जाकर दोबारा अम्मी से पूछा कि आपने उस बच्ची को देखा था? अम्मी कहती है हाँ, मेरी नजर पड़ी थी, पर इन चीजों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। तुम भी मत देखा करो और मजीद उन चीजों का सोचना छोड़ दो। उसके बाद मैं काफी खौफजदा और मोहतात हो गया था। खैर ये था वो वाकया जो मेरे साथ हुआ और आज तक याद है। अब इसी घर के दूसरे वाकये की तरफ चलते हैं जो इससे भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। इस वाकये के कुछ सालों बाद मेरी खाला के बेटे जुहैब के दोस्त के साथ भी वहां पे एक वाकया पेश आया था। उस दोस्त का नाम कामरान था जो मेरे कजन जुहैब के घर के बराबर में ही रहता था। ये उन दिनों की बात है जब बकरा ईद सर्दियों में आया करती थी। कामरान और उसके मोहल्ले के कुछ दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बनाया। अब सबके लिए मसला ये था कि ऐसी किस जगह बारबेक्यू किया जाए जहां कोई रोक टोक भी ना हो और 15-16 लड़कों के लिए भी स्पेस हो, क्योंकि किसी के पास भी इतनी बड़ी जगह ना थी, और अगर थी भी तो इनके शोर शराबे से घर वालों के नाराज होने का डर अलग था। इन दोस्तों में से 7-8 लड़के ऐसे थे जो उस एरिया के नहीं थे, पर उन्हें उस खौफनाक घर का पता था क्योंकि वो गुजरते हुए अक्सर उस घर को देखा करते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि इस घर की छत पर चल के करते हैं। कामरान समेत जो लड़के उस एरिया के थे जो उस घर के आसेब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने इनकार किया कि ये घर बहुत आसेबी है, यहाँ बहुत बलाएं रहती हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं। लेकिन उन लड़कों ने कहा कि यार हम इतने सारे लड़के हैं, कुछ भी नहीं होगा, बस पार्टी करेंगे, 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। खैर वक्त की कमी की वजह से सब इस बात को मान जाते हैं। अच्छा मैं ये बात बताता चलूं कि उन सब में मेरा कजन जुहैब नहीं था, क्योंकि जुहैब वाले उस दिन हमारे घर दावत पर आए हुए थे। खैर वो सब शाम को बारबेक्यू पार्टी का सामान लेकर उस घर के बाहर जमा हो जाते हैं। टूटे हुए दरवाजे से अंदर जाके सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि छत पर जगह जगह परिंदों के पर और उनकी हजारों की तादाद में हड्डियां पड़ी होती हैं। सब हैरान कि ये सब क्या है। सबको हल्का हल्का एहसास होने लगता है कि सब ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर उससे भी बड़ी गलती वो लोग तो कर चुके थे जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। वो गलती थी कि इस घर में कच्चा और ताजा गोश्त लेके आ जाना। वो लोग एक कोने पर सामान रखते हैं। कुछ लड़के अंगीठी में कोयले बिछाने लग जाते हैं और कुछ लड़के जगह साफ करके चटाई बिछाने लग जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद जब अंगीठी पर कोयले तैयार हो जाते हैं तो वो लोग सामान की तरफ जाते हैं जहां पर गोश्त का शापर भी पड़ा हुआ था, पर वो शापर अपनी जगह से गुम था। सब हैरान हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं और गाली गलौज करते हैं कि तुमने छुपाई है, नहीं तुमने छुपाई है, वगैरह वगैरह। इतने में उनको एक अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो सब खामोश होकर गौर से उन आवाजों को सुनते हैं। आवाजों से ऐसे लगता है जैसे कोई जानवर हड्डियां चबा रहा हो। गौर करने पर पता चलता है कि वो आवाजें उस छत पर एक कोने पे बने हुए बाथरूम से आ रही होती हैं। सब इतने डर जाते हैं कि एक दूसरे के दिल की धड़कनों की आवाजें साफ सुन सकते थे। हिम्मत करके 3 लड़के उस वॉशरूम की तरफ जाते हैं।
लकड़ी का पुराना सा दरवाजा था। उसको धक्का देके खोल के देखते हैं। उसको हल्का सा धक्का दिया तो वो एक खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खोलते ही वो अंदर देखते हैं कि 3 बच्चे सर जोड़ के उनके लाए हुए गोश्त की शापर पकड़े कच्चा गोश्त खा रहे होते हैं, और उन बच्चों के सर पर सींग भी थे और उनकी बहुत ही खौफनाक शक्ल थी। वो चीखें मारते पलट के भागने लगते हैं। बाकी के दोस्तों को बताते हैं। सब कहते हैं बस निकलो यार यहां से, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी वो छत पर ही होते हैं, उनको नीचे की मंजिल से बहुत सारी औरतों की हंसने की आवाजें आने लगती हैं और काफी जानवरों की गुर्राने जैसी आवाजें भी आ रही थीं। वो सब छत पे खड़े बचाओ बचाओ की चीखें मार रहे होते हैं। आसपास के लोग ये सुन के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, पर किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती। कुछ लोग हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अभी वो घर के बाहर बने गार्डन तक ही पहुंचते हैं कि उन पर उस घर से बहुत सारे पत्थर उड़ उड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ भयानक आवाजें भी बाहर तक आना शुरू हो जाती हैं, जैसे बहुत सारी बलाएं खिड़कियों पर खड़ी हुर्रा रही हों। वो लोग डर के वापस पीछे हो जाते हैं, जबकि ऊपर कामरान और उसके दोस्तों को वो मखलूकात वाज़ेह तौर पर नजर आने लग जाती हैं, जिनकी तादाद 50-60 से भी ऊपर होती है, जिनमें औरतें बच्चे मर्द सब होते हैं। उनके लंबे लंबे कद होते हैं और एक से बढ़कर एक भयानक चेहरे वाले, जिनको देखकर उनमें से 5-6 दोस्त तो वहीं बेहोश भी हो जाते हैं। इतने में बाहर कुछ जमात के लोगों का गुजर होता है। वो वहां खड़े लोगों से पूछते हैं कि यहाँ मजमा क्यों इकट्ठा हुआ है। वो लोग सारा किस्सा उनको बताते हैं। वो अल्लाह के बंदे पढ़ाई शुरू करते हैं और घर के अंदर की तरफ जाते हैं। उनके पीछे कुछ और लोग भी हिम्मत करके चलते हैं। ऐसे वो 10-12 अफराद अंदर दाखिल होते हैं। वो लोग छत पर जाके उन बेहोश लड़कों को भी होश में लाते हैं और सबको खैरियत से उस मनहूस घर से बाहर लेकर आ जाते हैं। सब उनका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको फरिश्ता बना के वहां भेजा। खैर, अब इस वाक़े को काफी साल गुजर चुके हैं और 6 साल पहले उस घर को तोड़कर उसकी जगह फ्लैट्स बना दिए गए हैं, जिसमें अब कई फैमिलीज आबाद हैं और खुश हैं। और जब से फ्लैट्स बने हैं तब से वहां पर हमने ऐसा कोई वाकया नहीं सुना। शायद वो बलाएं उस घर के टूटने के बाद वहां से चली गईं, या शायद जिसने फ्लैट बनाए तो उसने कोई पढ़ाई वगैरह करवाई हो। इसका हमको नहीं मालूम, पर अब पिछले 6 सालों से हमने उस जगह पर कोई ऐसा वाकया नहीं सुना। तो दोस्तों, कैसी लगी परवेज भाई की स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई स्टोरी, एक नए किस्से, एक नए वाकये के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।